कुछ बोलने की उनको इजाज़त है, बोलें। हमारे लिए बहनोई हैं, जीजा जी हैं, उनका सम्मान है, वो जो बोलेंगे हम उनको सिर माथे रखते हैं। कुछ मजाक उजाक चलता रहता है, यानी मजाक में वो उनको बात कह दी है, वर्गीकरण उनका को लेकर के रिश्ता कह ही दी। वही है, उनका रिश्ता ही है। हम तो उनको उसी रूप में जानते हैं कि वो हम लोगों के बहनोई हैं। कोई सिंगापुर से लैंड हुई हैं क्या? कोई जापान से आई हैं क्या? अरे ठीक है, किसी परिवार में होना और उसका राजनीति में आना ही केवल परिवारवाद नहीं होता है। परिभाषा परिवार बदल गई। नहीं, अभी नहीं बदली है, ये सब दिनों की परिभाषा है। विपक्ष जिस तरह से कहिए कि कागजी राजनीति करता है, ट्विटर पे, फेसबुक पर, जब जनता को ज़रूरत पड़ती है तो उसके विपक्ष के नेता जो है दुबई में रहते हैं, ईरान में रहते हैं, तेहरान में रहते हैं, कहाँ रहते हैं जनता को कुछ पता नहीं। बाढ़ आता है तो उनको कोई देखने वाला नहीं। जो काम करना है वो सरकार पूरी मुस्तैदी से उनका काम करती है, उनके बीच रहती है और हर समय उनके लिए अवेलेबल रहती है। बिहार के 4 विधानसभा में उपचुनाव है और इसको लेकर के सियासी सरगर्मी भी अब तेज हो गई है। महागठबंधन ने भी अपने उम्मीदवार के नामों की घोषणा कर दी, वहीं एनडीए जो बचे हुए नाम थे उसकी भी घोषणा कर दी है। लेकिन देखिए अब एक बार फिर से परिवारवाद को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई है। एक तरफ महागठबंधन तो परिवारवाद को लेकर के चर्चा में तो रहती ही है, लेकिन अब एनडीए में भी परिवारवाद को लेकर के चर्चाएं हो रही है। इन तमाम चीज़ों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्याम सुंदर जी। क्या कहेंगे सबसे पहले उपचुनाव को लेकर के? देखिए, उपचुनाव को लेकर के बिहार की जनता का आशीर्वाद एनडीए के साथ है और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग अनवरत जनता का आशीर्वाद लेते रहे हैं और इस उपचुनाव में भी आपको दिखेगा कि 4 की चारों सीटों पर एनडीए का विजयी पताका लहराएगा। कहीं कोई संशय नहीं है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है, कहीं कोई जनता के मन में सवाल ही नहीं है इस बात को लेकर के कि कौन जीतेगा। नीतीश कुमार और जो एनडीए के तमाम नेतृत्व के बड़े चेहरे हैं, उन चेहरों पर जनता को भरोसा है और डबल इंजन की सरकार है। जनता कहाँ इधर उधर सोच रही है। आप कह रहे इधर उधर सोच रही है, तो फिर 20 में तो जनता सोच ली थी 3 सीट पर, एक ही सीट ना जीते थे आप, जो 4 सीट पे चुनाव हो रहा है। अब 20 और 24 में अंतर भी है ना, अच्छा, तो कहीं कोई वो नहीं है। राजनीति में रोज़ चीज़ें बदलती हैं, लेकिन विपक्ष जिस तरह से कहिए कि कागजी राजनीति करता है, ट्विटर पे, फेसबुक पर, जब जनता को ज़रूरत पड़ती है तो उसके विपक्ष के नेता जो है दुबई में रहते हैं, ईरान में रहते हैं, तेहरान में रहते हैं, कहाँ रहते हैं जनता को कुछ पता नहीं। बाढ़ आता है तो उनको कोई देखने वाला नहीं। जो काम करना है वो सरकार पूरी मुस्तैदी से उनका काम करती है, उनके बीच रहती है और हर समय उनके लिए अवेलेबल रहती है। तो जनता को अब ये मालूम चल गया है। कुछ लोग बीच में आके भरमाते रहते हैं, कुछ अपना अफवाह उड़ाते रहते हैं, महात्मा बनते रहते हैं, लेकिन सच्चाई कितने दिनों तक छुपेगी। तो जनता को तो सब कुछ पता चलता है। परिवारवाद हल्ला कर रहे थे, लेकिन अब परिवारवाद नहीं है क्या? कोई सिंगापुर से लैंड हुई हैं क्या? कोई जापान से आई हैं क्या? अरे ठीक है, किसी परिवार में होना और उसका राजनीति में आना ही केवल परिवारवाद नहीं होता है। परिभाषा बदल गई। नहीं, अभी नहीं बदली है, ये सब दिनों की परिभाषा है कि कोई अगर मेहनत करके, कोई अगर काम करके आ रहा है, कोई कौन सवाल उठा रहे हैं। दीपा मांझी के बारे में क्या जानते हैं? दीपा मांझी के बारे में अभी अब आप लोगों को भी, बिल्कुल आप लोगों को भी मालूम चलेगा। कब से? डे वन से आप लोगों को भी मालूम चलेगा। दीपा मांझी जब शादी के पहले, जब उनकी शादी भी नहीं हुई थी, जब सरकार की इतनी योजनाएं नहीं चलती थी, जंगल राज का नमूना था। उस ज़माने में क्या होता था, कहीं स्कूल नहीं, कहीं रोड नहीं, कहीं सड़क नहीं, कहीं पानी नहीं, कहीं कुछ नहीं। उस समय दीपा मांझी के माता पिता एनजीओज़ के माध्यम से, कुछ संस्थानों के माध्यम से अलख जगा रहे थे। उसमें दीपा मांझी महती भूमिका में थी। और ऐसा नहीं कि हम केवल बोल रहे हैं, आप उसको कागज़ों पर, आप उसको फ़ोटोज़ में, आप उसको कई जगह देखेंगे। जब कोई महिला किस तरह की ज़िंदगी 90 के दशक में जीती थी, आपको अंदाज़ा होगा। उस ज़माने में दीपा मांझी साइकिल की घंटी टुनटुनाते हुए गांव-गांव घूमती थी और कई विद्यालय चलते थे जिसकी मॉनिटरिंग करती थी, कई संस्थाओं को मॉनिटर करके और इस तरह का काम कर रही थी। उसी ज़माने में आपको ये भी दिखेगा कि राजदूत मोटरसाइकिल से उस बीहड़ जंगल में जहाँ से वो आती हैं, आचार्य विनोबा भावे का बसाया हुआ गांव है बापू ग्राम, जो झारखंड और बिहार के बॉर्डरिंग इलाके पे है। आप ज़रा उस क्षेत्र को आज भी जा कर के देख लें तो समझ में आएगा कि किस बीहड़ से निकली हुई शेरनी का नाम दीपा मांझी है।
अभी कौन बात कर रहा है, अभी तो शुरू हुआ है। आप जिन लोगों ने केवल दलित राजनीति को मजदूर की राजनीति के, मजदूर के चेहरे के रूप में परोसा, पत्थर फोड़ने वाली तो कपड़ा धोने वाली तो काम करने वाली तो झाड़ू लगाने वाली मजदूर वर्ग तक सीमित कर दिया जिस दलित वर्ग को। अरे दलित वर्ग में पढ़ी लिखी महिला भी है और जुझारू महिला है। दीपा मांझी समाजशास्त्र से स्नातक की, पारा स्नातक की हुई है, पीजी की डिग्री ली हुई है। समाज में और कोई पढ़े लिखे नहीं है आपके पार्टी में कार्यकर्ता नहीं है होंगे तो पढ़े हम लिखे? होंगे, हम तो कहते हैं कि जो सवाल उठा रहे हैं वो मांझी परिवार में ऐसी किसी महिला को उठा करके टिकट दे दें। वो क्यों उनसे ये कहलवाते हैं कि हमारे भगवान हैं, हमको तो यही बना दिए, हमको तो यही सब कुछ कर दिए। अरे भाई, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान में आरक्षण है जिसके तहत दलित वर्ग के लोग चुनाव लड़ते हैं। जो बड़ी बड़ी पार्टियां चलाते हैं उनको जवाब देना चाहिए कि दलित वर्ग से अलग जो हमसे सवाल करते हैं उनको आपको पूछना चाहिए उनसे कि इतने बड़े दल चलाते हो, 200 टिकट, 300 टिकट, 100 टिकट बांटते हो, बताओ कि कैसे वैसे दलित वर्ग की ऐसी पढ़ी लिखी महिलाओं को कितने लोगों को आपने आगे लाया। अगर आपने आगे लाया होता 30-35 सालों के शासन में, अगर उस वर्ग के छोड़ दीजिए ना, उस वर्ग में किसी बढ़िया पुरुष राजनीति को भी अगर आप आने देते पढ़े लिखे लोगों को, तो शायद हमको दीपा मांझी को लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जब तुम नहीं कर सके तो हमने अपना दल बनाया, कोई शौक से नहीं बनाया, हमने दल भी बनाया इसीलिए कि वैसी आवाज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। और आपको धीरे धीरे, ये उपचुनाव है साहब, हल्ला वो मचा रहे हैं, ये तो उपचुनाव है। मांझी जी उस सीट से विधायक रहे, अब वो सांसद हो गए। वहाँ की क्षेत्र की जनता का इस परिवार से एक अलग जुड़ाव है। आप उस क्षेत्र में चले जाएं तो लोगों की आवाज़ दीपा मांझी वहाँ से निकल कर आई है। कोई ऐसा नहीं कि हमारी पार्टी ने सिंगापुर से बुलाया और टिकट दे करके चुनाव लड़वा दिया। वैसी कैंडिडेट नहीं है जिसका कि वोटर आईडी कार्ड में नाम ही नहीं है। वैसी कैंडिडेट नहीं है जिसको कि घर के बाहर कहीं देखा हुआ नहीं है। हमने एक अलख जगाया है। आप आने वाले चुनाव में देखेंगे, हमने पहले भी प्रफुल्ल मांझी को विधायक बनाया, हमने पहले भी श्रवण मांझी को टिकट दिया, हमने पहले भी राजेश्वर मांझी को टिकट दिया, और भी कई ऐसे लोगों को, साधारण कार्यकर्ताओं को टिकट दिया, नरेश साहब को टिकट दिया, आपको राजेंद्र यादव जी को टिकट दिया। एक केवल ये नहीं कि केवल मांझी समुदाय में, सारे वर्गों में साधारण लोगों को कैंडिडेट बना करके हम पार्टी आगे बढ़ती है। जनता का आशीर्वाद जिनको नहीं मिला उनके लिए फिर हम आगे काम करें। ये उपचुनाव है, एक सीट का उपचुनाव है, उस पर आप अगर इस तरह का आरोप लगाते हैं या सवाल पूछते हैं तो चेहरे आप अपने खुद आईने में देख ले। एक उंगली उठा रहे हैं, 3 उंगली आपकी तरफ है। जो लोग बोल रहे हैं जरा हमसे उनको आमना सामना कहिए, कर ले तो हम समझ। अरुण भारती ने भी सवाल कर, अब तो अरुण भारती आपके सहयोगी हैं भाई, मेहमान जी हैं। वो हमारे जीजा जी हैं। अच्छा। ननद, ये नंदोई और सरहज का रिश्ता है। कुछ बोलने की उनको इजाज़त है, बोलें। हमारे लिए बहनोई हैं, जीजा जी हैं, उनका सम्मान है। वो जो बोलेंगे हम उनको सिर माथे रखते हैं। कुछ मजाक उजाक चलता रहता है, यानी मजाक में वो बात कह दी है, वर्गीकरण उनका रिश्ता ही वही है, उनका रिश्ता ही है। हम तो उनको उसी रूप में जानते हैं कि वो हम लोगों के बहनोई हैं। चिराग जी के बहनोई हैं तो हम सबों के भी बहनोई है। उनकी पहचान हम लोग उसी रूप में जानते हैं। आगे जैसे जैसे पहचान बनेगी तो फिर हम लोग कुछ उस पर बात करेंगे। चलिए, आगे जैसे जैसे पहचान बनेगी उस अनुसार बात करेंगे। चिराग के जीजा हैं तो हमारे भी जीजा हैं, और मजाकिया अंदाज में कुछ कह दिए होंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।